हेलो माय लवली इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो बुक है विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है और आज डे 23 का वीडियो में शूट करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस बुक से सिखाने जा रही हूँ ढेर सारी इंग्लिश वोकैबुलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब और बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, बुक रीडिंग करना तो बहुत ही एक कॉमन चीज़ है, लेकिन जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो आप उसकी वोकैबुलरी से कितने एक्वेंटेड हैं, उसमें दी गई जो भी फ्रेजल वर्ब है, ईडियम है, उसके इंग्लिश एक्सप्रेशन है, क्या आप उसे पढ़कर समझ पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जो पैराग्राफ है ये वाला, इसको मैं ट्रांसलेट कर आपको बताऊंगी। और इस जो पैराग्राफ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज हैं या ईडियम हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको एक आम भाषा में, एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है। चूँकि ये जो हमारी बुक है एपीजे अब्दुल कलाम जी की है और उनकी बायोग्राफी के ऊपर लिखी हुई है, तो ये थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है। लेकिन यदि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तब भी आप ज़रूर फील करेंगे कि मैं इस पैराग्राफ को कितना ज़्यादा इजीली मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिससे कि ये हर एक जो है पर्सन को इजीली समझ में आ जाए इसकी वोकैबुलरी। सो फ्रेंड्स, जब आप मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी और फर्स्ट पैराग्राफ को मैं आपको रीड करवाऊँगी, तो फर्स्ट आप ये एक बार अपने आप को खुद जज करने की कोशिश करें, क्या आप पैराग्राफ को देखकर उसके वर्ड से एक्वेंटेड है या नहीं। आपको एक बार पैराग्राफ देखने के बाद में वो पैराग्राफ समझ में आ रहा है या नहीं। यदि आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको इम्प्रूवमेंट की और तरफ और थोड़ा सा ध्यान देना है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं तो हूँ आपके साथ में, मैं आपको उस जर्नी में हेल्प करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये जो बुक है एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक बहुत ही अच्छी है, इसे आप ज़रूर पढ़ें। मैं ऑलरेडी इसके 22 वीडियोस बना चुकी हूँ, आज 23rd डे का ट्रांसलेशन करने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो पैराग्राफ देख रहे हैं, क्या ये पैराग्राफ आपको एक बार पढ़ने के बाद में समझ में आ रहे हैं, या फिर इसकी वोकैबुलरी जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको समझ में आ रही है। यदि आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सीखें मेरे साथ में बहुत कुछ। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वेयर एवर यू गो ऑन दिस प्लैनेट देयर इज़ मूवमेंट एंड लाइफ। Even apparently inanimate things like racks, scale, timber, clay are full of intrinsic movement with electrons dancing around each nucleus. So friends, यहाँ पर फर्स्ट जो आपको दिख रही है वोकैबुलरी वो है वेयर एवर। वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी या जहाँ भी। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, मीट मी वेयर एवर यू लाइक, मतलब जहाँ कहीं भी तुम चाहते हो मुझसे मिलना, आकर मिलो। इसका मतलब होता है इन ऑल प्लेस, यानी सभी जगह। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, इट शुड बी अवेलेबल वेयर एवर यू गो टू शॉप, यानी कि आप किसी भी दुकान में जाए तो ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वेयर एवर मतलब होता है इन ऑल प्लेसेस। सो वेयर एवर यू गो ऑन दिस प्लैनेट, प्लैनेट का मतलब फ्रेंड्स होता है ग्रह। जैसे कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, तो वेयर एवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी। तो जहाँ कहीं भी आप पृथ्वी पर जाएं, देयर इज़ मूवमेंट एंड लाइफ। मूवमेंट मतलब फ्रेंड्स होता है गति, एंड लाइफ मतलब होता है जीवन। तो आप पृथ्वी पर कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर गति है, जीवन है, ये एक ट्रुथ है। इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, यानी कि फर्दर। एपरेंटली फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। मीन्स इट सीम्स दैट, कि ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। सीमिंगली, एविडेंटली इसके सिनोनिम्स हैं। तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इसे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, ऐसा लगता है कि इसकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। तो एपरेंटली ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक,
या फिर ऐसा लगता है कि आज बारिश होने वाली है, अपेरेंटली इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। तो फ्रेंड्स, अपेरेंटली को आप इस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अपेरेंटली मीन्स इट सीम्स दैट, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है। इनएनिमेट थिंग्स मीन्स होता है निर्जीव चीज़ें या निर्जीव वस्तुएं जिसके अंदर कोई जीवन नहीं होता है। तो नॉट अलाइव, लाइफलेसनेस चीज़ों को कहते हैं इनएनिमेट थिंग्स। सो जैसे कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन, पत्थर, उसके अंदर कोई जीवन नहीं है। जैसे तो शोइंग नो साइन ऑफ लाइफ। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि वो तो पूरी तरह से निर्जीव दिख रहा था और ये पहचानना मुश्किल हो रहा था कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ही वॉज कम्प्लीटली इनएनिमेट एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी इफ़ ही वॉज ब्रीदिंग। तो इनएनिमेट थिंग्स मतलब होता है निर्जीव चीज़ें। तो इवन अपेरेंटली इनएनिमेट थिंग्स लाइक रैक, स्केल, टिम्बर, क्ले आर फुल ऑफ intrinsic movement with electron dancing around each nucleus। तो फ्रेंड्स, यानी कि टिम्बर, क्ले जैसे निर्जीव बेजान चीज़ों में भी मूवमेंट होता है, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं। टिम्बर यानी कि वुड, लॉग्स, जो कहते हैं ना लकड़ी के लट्टे होते हैं, फायर वुड, लकड़ी के लट्टे, उसे कहते हैं टिम्बर। तो टिम्बर और क्ले यानी कि मिट्टी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही खूबसूरत वोकैबलरी है यहाँ पर, इंट्रिंसिक मूवमेंट। इंट्रिंसिक मूवमेंट फ्रेंड्स क्या होता है? इंट्रिंसिक मूवमेंट यानी कि इनहरेंट, इनेट, इनबॉर्न, इनब्रिड, यानी कि उसके अंदर पहले से ही है। आंतरिक यानी कि कहते हैं उसे आंतरिक, उसके अंदर वो जन्मजात है, शुरू से ही है। तो ये सारे के सारे इंट्रिंसिक के जो है सिनोनिम्स हैं। यदि एग्ज़ाम में कभी आपको ये सिनोनिम्स देखने को मिले तो आप वहाँ पर इस तरीके के वर्ड्स को आप देखकर पहचान सकते हैं। तो इंट्रिंसिक के जो होते हैं, और मूवमेंट यानी कि होता है फ्रेंड्स गति। तो आंतरिक गति विथ इलेक्ट्रॉन्स डांसिंग अराउंड ईच न्यूक्लियस। अब देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन डांसिंग अराउंड ईच न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये एक साइंटिफिक टर्म है। यदि इसे मैं एक आम भाषा में कहूँ या एक जिसे कहते हैं कि एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ, तो चलो मैं अभी आपको बिल्कुल आसानी से समझाती हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे आसपास आप जो कुछ भी चीज़ें देखते हैं वो सब परमाणु यानी कि एटम से मिलकर बना है। यानी कि आपके आसपास जो कुछ भी है सब में एटम निहित है। सो फ्रेंड्स, यदि हम कोई भी चीज़ लें आपके आसपास की, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये मैंने एक यहाँ पर आपको चित्र पे दिखा रखा है कि इस टाइप का कोई भी वस्तु लें या कोई भी चीज़ लें आप और उसे तोड़ते जब आप उसे इतना तोड़ दें कि अब वो और छोटा नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं एटम। सो फ्रेंड्स, एटम इज़ अ टाइनी पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसे कि हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे कि हम परमाणु कहते हैं या यानी कि परम अणु, जो कि बहुत ही छोटा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि इसे डिटेल में समझाना हो तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। यदि हम इन शॉर्ट में समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो हमें इस एटम के भीतर घुसना होगा। तो एटम को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें जो स्कैनिंग टनल जो माइक्रोस्कोप होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, उसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं या एटम को देख सकते हैं। अब यदि हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम में होता है एक न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और इसके जो आसपास ऑर्बिट होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके से गोल गोल चूड़ियों जैसे सर्कल बने हुए हैं, उसे कहते हैं ऑर्बिट यानी कि कक्षा। उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन की बात एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस पैराग्राफ में कही है, और ये एक निश्चित गति में घूमते रहते हैं, जो कि इंट्रिंसिक मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच में।
और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। सो फ्रेंड्स, यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहें, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जैसे कि सन मिडिल में रहता है और आसपास ऑर्बिट में हमारे ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट होते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरह का ये स्ट्रक्चर है एटम का, कि मिडिल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसकी कक्षा के आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इसी मूवमेंट की बात कही गई है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है विद इलेक्ट्रॉन डांसिंग अराउंड ईच न्यूक्लियस। तो ये जो टाइनी पार्टिकल होती है ना फ्रेंड्स, ये अगणित है, बहुत नंबर्स में होते हैं, जिसे कि हम हर एक जो है मैटर का डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं, उसके एटॉमिक मास होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, वो बहुत डिटेल चीज़ है। यदि आप ऊपर ऊपर से इतना समझना चाहें तो एटम एक टाइनी पार्टिकल है और इसका साइज़ नैनोमीटर में होता है, 0.1 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन का, एटम का साइज़, और इलेक्ट्रॉन तो उससे भी छोटा होता है, जिसे कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात एपीजे अब्दुल कलाम जी ने यहाँ पर कही है। और ईच न्यूक्लियस जो मैंने आपको बताया, जो एटम के भीतर नाभिक होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सेम होता है हमारे सोलर सिस्टम जैसा। सोलर सिस्टम में सन मिडिल में होता है, जो कि हमारा सन हाइड्रोजन को हीलियम में चेंज करता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक वैसा ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आसपास जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं और सन के आसपास जो है प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो इस तरीके से हम सोलर सिस्टम और एटम को इस तरीके से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो डिटेल में यदि आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो अब चलिए नेक्स्ट जो है पैराग्राफ की ओर सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दिस मोशन मतलब होता है गति। दिस मोशन ओरिजिनेट्स इन देयर रेस्पॉन्स टू द कन्फाइनमेंट इम्पोज्ड ऑन देम बाय द न्यूक्लियस। अब देखिए फ्रेंड्स, बाय मीन्स द इलेक्ट्रिक फोर्सेस विच ट्राई टू होल्ड देम एज क्लोज एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस होता है मिडिल में, ये क्या है, जो है इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब भीतर जो है प्रोटॉन है, बाहर जो है इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स से बंधे हुए थे, जो कि एटम को जो है क्लोजनेस देते हैं, उसे एज टाइट एज वो उसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर न चला जाए। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स से बंधे होते हैं, इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर वोकैबुलरी ओरिजिनेट मतलब होता है उत्पन्न करना या जनरेट करना। तो ओरिजिनेट मतलब वहाँ से उत्पन्न होना। एंड कन्फाइनमेंट, अब देखिए यहाँ पर एक आपको वोकैबुलरी दिखी, कन्फाइनमेंट मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, या जिसे कहते हैं ना बंद करके रखना, कारावास में रखना। एंटरमेंट तो जो कन्फाइनमेंट मतलब होता है कि द एक्शन ऑफ कन्फाइनिंग और स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड, मतलब किसी को ऐसे कन्फाइंड करके उसे बंद करके रखने को कहते हैं कन्फाइनमेंट। तो किसे बंद करके रखा जाता है, यहाँ पर टाइटली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के रखते हैं। इम्पोज, अब देखिए यहाँ पे इम्पोज्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इम्पोज तो इम्पोज मतलब होता है किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपना फोर्सफुली, है ना। फॉइस्ट या फोर्स, थ्रस्ट, इन्फ्लिक्ट, ये सारे इसके जो है ऑप्ट्रस्ट, ऑप्ट्रूड, ये सब इसके है सिनोनिम हैं। तो इम्पोज बहुत ही खूबसूरत वोकैबुलरी है, इसके सिनोनिम को आप याद रखें। इम्पोज मतलब होता है किसी को थोपना, किसी के ऊपर कोई चीज़ अधिरोपित करना, फोर्स लगाना, थ्रस्ट लगाना, इन्फ्लिक्ट करना, फॉइस्ट, ये सारे के सारे इम्पोज के सिनोनिम्स हैं। अब दिस मोशन ओरिजिनेट्स इन देयर रेस्पॉन्स टू द कन्फाइनमेंट इम्पोज्ड ऑन देम बाय द न्यूक्लियस। अब ये जो गति होती है ना, इमोशन होता है ना, वो कहाँ से उत्पन्न होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, वो भागना चाहता है और उसे न्यूक्लियस टाइटली होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कन्फाइनमेंट
imposed on them by the nucleus. न्यूक्लियस इसे होल्ड करके रखता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये कहना चाहते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के द्वारा। विच ट्राई टू होल्ड, होल्ड मतलब फ्रेंड्स होता है किसी को टाइटली पकड़ के रखना, होल्ड हेल्ड, तो ये इसके होल्ड जो है इसका मतलब होता है पकड़ के रखना। देम एज क्लोज एज पॉसिबल, जितना के जितना उसे पकड़ के रखे क्लोज, और एक हार्ड एक उसे टाइटली बांध के रखे, वो चाहता है न्यूक्लियस। इसीलिए वो उसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। तो इसी मोशन की बात की गई है, इसी गति की बात की गई है इस पैराग्राफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरा ट्रांसलेशन होगा, इस ग्रह पर आप जहाँ कहीं भी जाएं वहाँ गति और जीवन है। यहाँ तक कि रैक, स्केल, लकड़ी, मिट्टी जैसी स्पष्ट रूप से निर्जीव चीज़ें भी प्रत्येक नाभिक के चारों ओर नृत्य करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ आंतरिक गति से भरी हुई है। यह गति नाभिक द्वारा उन पर लगाए गए कारावास के प्रति उनकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है, विद्युत बलों के माध्यम से जो उन्हें यथासंभव करीब रखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी ये चीज़ कहना चाहा है स्पष्ट रूप में कि जो चीज़ हमें निर्जीव दिखाई जाती है वो दिखाई देती है, जो पूर्ण रूप से हमें लगता है कि हाँ इसमें जीवन है ही नहीं, जैसे पत्थर है और हमारे आसपास सब निर्जीव चीज़ें हैं, उसमें भी बहुत तेज़ी गति से जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, उसमें भी बहुत तेज़ गति से मूवमेंट हो रहा है, गति हो रही है। ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जो हमें लग रहा है कि ये निर्जीव है लेकिन उसके भीतर इतना बड़ा जो है मूवमेंट चल रहा है, गति चल रही है। इसे सोचकर उन्हें आश्चर्य होता है कि ये जो दुनिया कैसे भगवान ने बनाई है। तो इसी मोशन की बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शायद आई थिंक रूप से ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए ये वाला पैराग्राफ फिर से समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रॉन्स जस्ट लाइक एनी इंडिविजुअल विद अ सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी डिटेस्ट कन्फाइनमेंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स तो आपको बताया है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जस्ट लाइक एनी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है सिंगल, सेपरेट, डिस्क्रीट, व्यक्तिगत, पर्सनल जो होता है ना उसे कहते हैं इंडिविजुअल, तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल। तो इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक एनी इंडिविजुअल विथ अ सर्टन मतलब निश्चित, फिक्स्ड, जो कहते हैं ना फिक्स्ड डेफिनेटली होता है, डेफिनेट होता है, सर्टन निश्चित अमाउंट मतलब मात्रा में ऑफ एनर्जी, डी टेस्ट कन्फाइनमेंट। अब देखिए डी टेस्ट का मीनिंग भी हम यहाँ देख लेते हैं। डी टेस्ट मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत वोकैबुलरी, इसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को आपको मिल सकती है। डी टेस्ट मतलब फ्रेंड्स होता है अबॉर, हैट, लोथ, डिस्पाइस। तो ये एक वर्ब है डिस्पाइस जिसका मतलब होता है घृणा करना, किसी से हैट्रेट करना। तो किस चीज़ को हैट्रेट करता है इलेक्ट्रॉन? कन्फाइनमेंट को। कन्फाइनमेंट मतलब होता है कारावास, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसे जो है क्लोज, किसी को टाइटली पकड़ कर रखना, कन्फाइंड कर रखना, है ना। तो कन्फाइनमेंट मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, यानी कि किसी को बांध कर रखना, कारावास कहते। तो ही वॉज, जैसे एग्जांपल, ही वॉज इमीडिएटली रिलीज्ड फ्रॉम हिज कन्फाइनमेंट, मतलब उसे बहुत जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा उसके कारावास से। तो किसे डिटेस्ट है, जिसे किसे पसंद नहीं है, कौन घृणा करता है, हैट्रेट करता है। डिटेस्ट मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया एबोर, हैट, लोथ, डिस्पाइस। ये वर्ब जो है डिटेस्ट, ये इसका मतलब होता है घृणा करना। तो किसे कन्फाइनमेंट पसंद नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखना इलेक्ट्रॉन्स को पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की इंडिविजुअल सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो उसे अपनी एनर्जी के साथ में घूमना पसंद है, लेकिन वो न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रॉनिक फोर्स से बंधा हो रहता है। द टाइटर द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, द हायर दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बी। तो फ्रेंड्स देखिए जितना टाइट उसे इलेक्ट्रॉन को और न्यूक्लियस पकड़ के रखेगा, हेल्ड देखिए होल्ड, हेल्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्ड आई है होल्ड की। होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ कर रखना। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ आप, शी वॉज होल्डिंग अ ब्राउन लेदर सूटकेस, उसने एक ब्राउन लेदर सूटकेस को पकड़ रखा है। सो फ्रेंड्स ये जो इसके सिनोनिम है ना वो भी एग्जाम में आने की चांसेस रहते हैं। तो होल्ड मतलब होता है डिटेन करना, मतलब रोक कर रखना, होल्ड इन कस्टडी, इम्प्रिजन, और ग्रास्प, कैरी, सपोर्ट विथ वंस हैंड्स। तो इसे कहते हैं क्लैप्स और क्लच और ग्रास्प,
इस चीज़ को कहते हैं होल्ड करना। तो डिटेन आप हमेशा इसका सिनोनिम याद रखें, जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर आता ही है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिटेन करना भी होता है होल्ड करके रखना। जैसे कहते हैं ना कि किसी ने कंपनी में कुछ जॉब से रिज़ाइन देने को कहा, और उनके जो एचआर हैं तो वो उनको डिटेन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं कि नहीं, आपको हम कुछ और ऑफ़र देते हैं और आप मत जाइए। तो डिटेन करना कहते हैं उसे। तो ये इस चीज़ से भी आप याद रखते हैं, किसी को डिटेन करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द टाइटर द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, जितने टाइटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़े रखेगा, द टाइटर देयर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने कहा है, जो आपको सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, इस चूड़ियों जैसा आकार में, उसे कक्षा कहते हैं। जैसे कि सन के आसपास हमारा अर्थ मोशन करता है, घूमता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जो है न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, उसी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। विल बी इनफैक्ट मतलब फ्रेंड्स होता है इन रियलिटी, इन ट्रूथ, मतलब सचमुच में, एक्चुअली। जैसे कि फॉर एग्जांपल शी वॉज इनफैक्ट ईगर टू जॉइन द क्लब, मतलब वो सचमुच में क्लब ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड थी। तो इनफैक्ट मतलब रियलिटी में। तो सचमुच द कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिजल्ट्स एनॉर्मस वेलोसिटी ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यदि इस तरीके से कन्फाइंड करके न्यूक्लियस रखेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इतनी ज़्यादा, एनॉर्मस मतलब फ्रेंड्स होता है प्रचुर मात्रा में वेलोसिटी उत्पन्न होती है, जो कि पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 1000 किलोमीटर जो कवर करे। तो 1000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, दिस हाई वेलोसिटी मेक द एटम अपीयर अ रिजिड स्फीयर जस्ट एज अ फास्ट मूविंग फैन अपीयर लाइक अ डिस्क। तो जैसे कि पंखा घूमता है ना फ्रेंड्स, उसकी जब वो बहुत तेज़ी से गति से दिखता है, तो आपको क्या वो पंखे की एक एक पंखुड़ियाँ दिखती है? नहीं दिखती। आपको एक डिस्क की तरह दिखता है, एक चपटे हुए प्लेट की तरह दिखता है। तो रिजिड मतलब होता है ठोस, स्फेयर मतलब जो गोला। तो एक इसी तरीके से जो इतनी हाई वेलोसिटी उस एटम के अंदर, छोटे से टाइनी पार्टिकल जिसे कि हम देख भी नहीं सकते अपनी खुली आंखों में, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसके भीतर उस कन्फाइनमेंट, उस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखता, उस कारण से इनॉर्मस वेलोसिटी जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, जो कि 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 1000 किलोमीटर कवर कर दे, उतनी वेलोसिटी उस एटम के भीतर जनरेट होती है, जिससे कि जो एटम कैसा दिखता है, दिस हाई वेलोसिटी मेक्स द एटम कैसा दिखता है, अपीयर अ रिजिड स्फीयर, एक ठोस गोले की तरह दिखाई देता है। जस्ट एज अ फास्ट मूविंग फैन अपीयर लाइक अ डिस्क, जैसे कि कंपेयर कराए कि जैसे फास्ट मूविंग जो फैन होता है, पंखा होता है, वो एक डिस्क की तरह दिखता है हाई वेलोसिटी के कारण, उसी तरीके से ये एटम भी हमें एक ठोस गोले की तरह दिखता है। तो फ्रेंड्स, आप हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे आसपास इतनी निर्जीव चीज़ें हैं और उसके भीतर इतना ज़्यादा वेलोसिटी से वेग उत्पन्न होकर वो सारी चीज़ें इस तरीके से घूम रही हैं, जिसे कि हम महसूस करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर पर जो है 1 सेकेंड में 30 किलोमीटर कवर करती है। तो आप फील भी नहीं कर पाते कि अर्थ घूम रहा है, लेकिन अर्थ तो घूम रहा है ना, पृथ्वी तो घूम रही है। तो आप 1 सेकेंड में आप पलक झपकते से ही 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं और आप महसूस भी नहीं कर पाते। तो ये सब जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इस पैराग्राफ में कहा है जो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब चलिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस एटम more strongly, thus giving matter its familiar सॉलिड एस्पेक्ट्स। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस एटम। किसी भी कंप्रेस करना मतलब किसी को भी संपीड़ित करना या फोर्सफुली दबाना। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है किसी भी एटम को संपीड़ित करना या कंप्रेस करना, फोर्स्ड उस पे ऊपर लगाना, दबाना, मोर स्ट्रॉन्गली, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम दबा नहीं सकते हैं। दस गिविंग मैटर इट्स फैमिलियर सॉलिड एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट मतलब होते हैं पहलू, जो कहते हैं जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एस्पेक्ट मतलब एक तरीके से देखा जाना दूसरे रूप में। फैमिलियर मतलब होता है कि उसी चीज़ से एक्वेंटेड होना, उससे परिचित होना। तो इसीलिए मैटर मतलब होता है पदार्थ जो भी आपके आसपास है। तो इसीलिए पदार्थ, किसी भी एटम को जो है दबाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए जो है हम कहते हैं कि मैटर जो है पदार्थ को एक सॉलिड एस्पेक्ट, एक रूप दिया गया है। एस्पेक्ट मतलब रूप। तो इसीलिए इतनी तेज़ गति में उसमें जो मूवमेंट होता है, इसीलिए पदार्थ को हम एक सॉलिड, एक ठोस एस्पेक्ट देते हैं।
एवरीथिंग सॉलिड, जो कुछ भी हमारे आसपास सॉलिड है, दस कंटेन्स मतलब उसके अंदर निहित है, मच एम्प्टी स्पेस, बहुत सारा, एम्प्टी मतलब होता है खाली, तो उसके अंदर बहुत सारा खाली जगह, स्पेस मतलब जगह, बहुत सारी खाली जगह है विद इन उसके अंदर, उस हर एक एटम के बीच में, क्योंकि ये जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें बनी हैं वो सब परमाणु से मिलकर बना है। मैंने कहा कि आपको कोई भी एक चीज़ लें, आपके आसपास से तोड़ते जाएं और जब तक आप उसे और न तोड़ सकें, वो हो गया वहाँ पर एटम, परमाणु। तो ऐसे परमाणु मतलब जिसे हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक बाल है, बाल को का हम और छोटा मतलब उसे डिसेक्शन करके छोटा छोटा करते करते जब हम उसे बिल्कुल भी और नहीं शॉर्ट कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं वहाँ पर एटम। तो फ्रेंड्स, इसी जो एटम के भीतर एम्प्टी स्पेस भी होता है, खाली जगह होती है, जो ऑर्बिट बताया ना मैंने, उस इलेक्ट्रॉन घूमते उसके आसपास में भी और खाली जगह होती है। तो एवरीथिंग स्टेशनरी मतलब स्थिर, कंटेन ग्रेट मूवमेंट विद इन, और जो हमको जितनी भी स्थिर चीज़ें आसपास दिखती है, स्टेशनरी दिखती है, कंटेंस मतलब निहित होता है उसके अंदर ग्रेट मूवमेंट, बहुत ज़ोर से हलचल होती है उसके भीतर। जैसे कि मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन की गति ही बताई उन्होंने 1000 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटे की रफ्तार से चलती, पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो इट is as thus the great dance of Shiva is being performed on earth during every moment of our existence। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसे इतनी खूबसूरत कंपेयर किया है। ये कहना चाहते हैं कि ये इस तरीके से दिखता है जैसे कि जो हर हमारे अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस मतलब होता है हमारा अस्तित्व, हमारा जो कहते हैं ना एग्जिस्टेंस है हम, तो हर एक मूवमेंट में, एक हर प्रति क्षण जो अर्थ पर जो है ये शिवा जो हैं, शिव जी जो हैं, डांस कर रहे हैं हर एक निर्जीव चीज़ के भीतर, ऐसा वो प्रतीत होता है उन्हें। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं। तो इसीलिए ये वाली लाइन लिखी है, इट इज़ एज दस, ये इस तरीके से है, द ग्रेट डांस ऑफ शिवा इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जो है पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है, शिवा इज़ बीइंग परफॉर्म्ड, शिव जी के द्वारा डांस परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ऑन अर्थ के ऊपर, ड्यूरिंग एवरी मोमेंट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारे एक अस्तित्व के हर एक क्षण में शिव जी तांडव कर रहे हैं, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एटम से इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस और उसकी गति और उसके मूवमेंट को इस तरीके से खूबसूरत से डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। तो परमाणुओं को अधिक मजबूती से हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको कंप्रेस करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार पदार्थ को उसका परिचित ठोस पहलू प्रदान करता है, और इस प्रकार ठोस चीज़ के भीतर में, सॉलिड चीज़ के भीतर में भी बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है, और हर स्थिर चीज़ यानी कि जो भी स्टेशनरी चीज़ें हमको दिखती है उसके अंदर भी बहुत कुछ हलचल होती है, जो कि हमें दिखती नहीं है, लेकिन उस स्थिर हर एक स्टेशनरी चीज़ जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं उसके भीतर भी बहुत हलचल होती है, और ऐसा लगता है मानो हमारे अस्तित्व के हर क्षण में शिव का महान नृत्य पृथ्वी पर हो रहा है। ये कहना चाहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी इस पैराग्राफ में। यहाँ पर वो परमात्मा को यहाँ से जो है अल्लाह को, परमात्मा को, गॉड को यहाँ से जोड़ के रख रहे हैं कि ये कुछ भी अलग नहीं है भाई, ये सब एक ही चीज़ है, ये जो हम अलग अलग बांटते हैं वो कुछ नहीं, ये सब एक ही पावर है, और वो सुप्रीम पावर ही इस धरती पर काम कर रही है, वो इस पैराग्राफ में एपीजे अब्दुल कलाम जी कहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज तो इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपने सीखा है इससे बहुत कुछ, और ये आपको भी पता होगा कि ज़रूरी है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, मैं इस बुक की को रीडिंग करना जो है इसकी इस तरीके से इंग्लिश से हिंदी जो इसका ट्रांसलेशन कर रही हूँ मैं जारी रखूँगी। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें वीडियो को। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन्स के साथ में, और ये जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे के सारे जो वोकैबलरीज़ और वर्ड्स का, और इसे अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।
keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.